नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे टियानजिन से आपका स्वागत है, जहां 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और वहां से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आज तक की ये सबसे बड़ी कवरेज, जहां पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का, जो कि ये आकलन करेगा कि जो बातचीत हुई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसके क्या मायने निकाले जाएं। अब जो राष्ट्रपति पुतिन से जो मुलाकात होनी है, उससे पहले क्या कहा जा सकता है, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और एससीओ से आतंक को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, जो निकलकर सामने आ रही हैं, उसके कितने शुभ संकेत हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके आज दिखाने वाले हैं। ख़ास करके नज़र जो एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, भारत और चीन के बीच सार्थक बातचीत हुई है। चीन के टियानजिन शहर में पीएम मोदी ने चीन से सुधरते रिश्तों का जिक्र किया है। शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी की दोस्ती की बात करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में दोनों देशों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। जिनपिंग ने जो सबसे अहम बयान दिया है वो ये कि चीन और भारत सहयोगी हैं, साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए विकास के अवसर हैं, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया है। आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से कहा कि आतंकवाद की समस्या से मिलकर लड़ने की जरूरत है। तो हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी। खत्म हो गई कयासबाजी, मिल गए सवालों के जवाब, मिट गई सारी दुविधाएं। जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले तो घंटे भर तक चर्चा चली और बैठक के अंत होते होते कई सवालों के जवाब मिल गए। लंबे अरसे बाद भारत और चीन आमने सामने थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे तो दूसरी तरफ थे शी जिनपिंग। चीन के तियानजिन शहर में मोदी जिनपिंग की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के बाद सीमा पर बढ़े तनाव का जिक्र किया। साथ ही बताया कि कैसे भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। उनके मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू की जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो गई है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट लिंक फिर से शुरू की जा रही है। शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। इसमें जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए भी उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ और धमकियों का जिक्र अपनी चिंताओं में जता दिया। जिनपिंग ने जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि विकास के अवसर हैं। उन्होंने ड्रैगन और हाथी को साथ आने की अपील की। जिनपिंग ने अमन शांति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी थी।
ये मुलाकात पूरी हुई तो तस्वीर साफ हो गई कि भारत और चीन गलवान से आगे बढ़कर रिश्ते की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया कि बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन अच्छे पड़ोसी रहें, दोनों के रिश्ते अच्छे रहें और ड्रैगन और हाथी के रिश्ते बेहतर रहें। ड्रैगन और एलिफेंट जैसा कि भारत और चीन को जाना जाता है। धौंस जमा रहे अमेरिका के लिए भी इस लम्हे का इंतजार रहा होगा, क्योंकि अमेरिका ने एससीओ के जिन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है उनमें चीन पर 30%, भारत पर 50% और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ है। ऐसे में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ आने की वकालत नए मोर्चा का साफ संकेत है। अभी पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी बाकी है। सोमवार को पीएम मोदी पुतिन मिलेंगे तो दुनिया के नए सत्ता संतुलन का नया चैप्टर लिखा जाएगा। चीन के तियानजिन से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार और देखिए इस खास बुलेटिन में, इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार महाशक्तियों के महामिलन के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी कि कैसे भारत और चीन की नजदीकियां अब अमेरिका जैसे देशों को चिंता में डाल रही है। हमारे साथ इस खास पेशकश में कई बड़े खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत चीन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव डोगरा जी जुड़े हैं, हमारे साथ मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं खासतौर पे, और हम आपके साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। और देखिए सबसे पहले क्योंकि गौरव सावंत वहां बने हुए हैं, देखिए गौरव आप ही की रुख करता हूं, क्या कुछ अपडेट है, कुछ तस्वीरें आप दिखा सके और क्या कुछ मायने निकलते हैं इस महा मुलाकात को लेकर? देखिए इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तो मुलाकात हो चुकी है। इस समय म्यांमार के मिलिट्री लीडरशिप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं और फिर सबकी निगाहें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हो रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ जो रूस की तरफ से प्रयास था कि रूस, भारत और चीन एक साथ एक मंच पर 3 देशों के रूप में उभरे, वो RIC रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल, उसमें अभी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी देश एक साथ एक मंच पर होंगे और वो दिखाता है कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 देशों अगर बात करें भारत और चीन, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत के 1.4 बिलियन और चीन के 1.4 बिलियन लोग एक साथ आते हैं तो 2.8 बिलियन लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विकास कर सकते हैं और उसके लिए सीमाओं पर शांति सबसे आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जो भारत की तरफ से निकल कर आ रही है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सीमाओं पर शांति होनी चाहिए और दोनों ही देशों ने यह देखा है कि कजान में जो मुलाकात हुई थी ब्रिक्स के साइडलाइंस पर, उसके बाद से सीमाओं पर शांति बनी हुई है। डिसएंगेजमेंट तो हो गया है लेकिन डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन होना अभी भी बाकी है और डी इंडक्शन की बात तो बाद में करेंगे। यानी जो भारी तोपे और रॉकेट्स और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और जो लगभग 50,000 सैनिक दोनों ही तरफ से सीमाओं पर तैनात है, उनको कुछ पीछे कैसे हटाया जाए ताकि एकाएक कुछ विवाद ना हो जाए। डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन कैसे होगा और फिर आर्थिक विकास दोनों देशों का कैसे वो आगे बढ़ेगा और जब 2 देशों का आर्थिक विकास बढ़ेगा तो इससे इस क्षेत्र के देशों को क्या लाभ हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों ही देशों के लिए, खासतौर पर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त कर लगा दिए हैं जिसे अमेरिका सैंक्शंस बता रहा है। लेकिन साथ ही साथ सुमित, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय साझा संबंध आगे बढ़ाने की बात हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे इससे पहले, वहां पर जो $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश जापान भारत में करेगा, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर का आदान प्रदान होगा, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक दोनों देशों की साझेदारी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मित्रता होगी भारत और जापान की, जो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब से करीब यहाँ के समय के हिसाब से रात के 9 बजे यानी लगभग
6 बजने को जा रहे हैं। इसके 3 घंटे बाद भारतीय पक्ष की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा डिटेल में जो दिन भर चीज़ें हुई हैं। और जैसा कि शुरुआत से हम सब कह रहे हैं कि भारत की पक्ष की तरफ से बार बार इस पूरी जो बैठक है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि एससीओ पर हम फोकस करें। लेकिन देखिए एम्बेसडर डोगरा, आपने तो एक बड़ी अच्छी पुस्तक भी लिखी है, व्हेन बॉर्डर्स ब्लीड एन इनसाइडर्स अकाउंट। सो आपसे तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान भी आया हुआ है, यहाँ पर चीन के साथ मुलाकात यानी शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि आतंक का मुद्दा पुरजोर उठाया गया है। भारत किसी भी तरीके से संकोच नहीं करता है, हिचकता नहीं है अपने हित की बात सामने रखने के। लेकिन फिर भी रियलिस्टिकली आपको लग रहा है कि इंक्लूड आतंक के विरुद्ध आवाज उठेगी यहाँ से संयुक्त रूप से? श्वेता, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको याद है वेयर बॉर्डर्स ब्लीड का। देखिए, गौरव ने कभी नहीं ये बात की। दूसरा, टेररिज्म का जो मुद्दा भारत ने उठाया है और भारत का हक बनता है उठाने, पर चीन को ये भी समझना चाहिए कि जब वो एलिफेंट और ड्रैगन के डांस टुगेदर की बात करते हैं तो ड्रैगन बहुत वायलेंट होता है, एलिफेंट पीसफुल एनिमल है, और ड्रैगन के दांत जब तक ना निकले तब तक डांस का कोई सवाल नहीं होता। और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने मदद की पाकिस्तान की, इंटेलिजेंस की, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन की, आर्मी के इक्विपमेंट की, उससे लगता नहीं कि टेररिज्म के हमारे जो कैंपेन है उसमें वो हमारे साथ है, बल्कि टेररिज्म के कैंपेन में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुश्किलें हैं उसमें वो हमारे साथ है, बल्कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी मीटिंग लीडर्स में जब होती है तो एक आशा की किरण जागती है, और ऐसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप जैसे चाइना और इंडिया के हैं तो उसमें थोड़ा सा भी कदम अगर आगे बढ़े तो हम इंडियंस इमोशनल लोग हैं, हम ज़्यादा ही आशावादी हो जाते हैं। पर जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जॉइंट में जो स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों तरफ से, उसमें कोई ऐसी उम्मीद की किरण मुझको तो नहीं लगती। और देखिए, लगातार हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए, और देखिए खास बात यह है क्योंकि संजय सोई सर और मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय सोई सर, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपसे ठीक 5 साल पहले अगस्त के महीने में इन्हीं तारीखों में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसमें कैलाश रेंजेस में कैप्चर करने के बाद ईस्टर्न लद्दाख की पूरी परिस्थितियां, पूरी चीजें बदल गई थी। और आज उसी वक्त हमारी डिप्लोमेटिक चीजें भी लगातार एक बड़े टर्न पर हैं, जहां पर हम बहुत चीजें बदल रही हैं। क्या इनको देखा जाए, क्योंकि देखिए भले ही देखिए आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इन मुलाकातों का, इन पोस्चर्स का, इन मुलाकातों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे बॉर्डर एरियाज को लेकर? धन्यवाद सुमित। इनफैक्ट बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया कि किस प्रकार से गलवान के बाद अब जो मुलाकात हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ जो बातचीत है, जो एससीओ मीटिंग जो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है एक दूसरे के ऊपर। व्यापार है, चीन के साथ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो हमारा कि वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज्यादा व्यापार इससे ज्यादा हो रहा है, और साथ साथ एक हमारा इसके साथ सीमाओं पर असुरक्षा की भावना भी है। 127 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और सीमाओं पर अभी भी एक फीलिंग है। तो एक तरफ मैं मानता हूँ आगे बढ़े, क्योंकि एक एक कदम, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाता ये एससीओ मीटिंग से कि एकदम से बहुत ज्यादा गले मिलके और हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हो जाएगा। लेकिन शायद 1-2 कदम भी आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर ही होगा। दोनों देश, जैसा कि बताया प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2.8 बिलियन लोगों का अगर भला होता है तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ी परसेंटेज का भला होता है, पूरी दुनिया की मानवता का भला होता है। लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ, जैसा कि ये बातचीत है, कि हमें चौकस रहना। अगर चीन
आज भी सीमा पर अपनी तैयारी बढ़ाता जा रहा है, आज भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज भी वहां पे डिप्लॉयमेंट कम नहीं की है, आज भी वो पाकिस्तान को साथ देता है, यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, आज भी चीन भारत को घेरने की तैयारी में लगा रहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, इन सब देशों को श्रीलंका, इनको खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। साथ साथ अगर चीन की अपनी विस्तारवादी नीति रहती है तो क्या हम पूरी तरह से एकदम भरोसा कर लें? एक सैनिक होने के नाते मैं मानता हूँ कि चौकसी बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकते, और साथ साथ जो हमारी सीमा पर डेवलपमेंट है वो बनी रहे, सेनाओं का आधुनिकीकरण बना रहे, और जो हम बाकी देशों के साथ दोस्ती कर रहे हैं वो भी जरूरी है। देखिए गौरव ने बड़ी अच्छी बात की, जापान गए, ये जापान भी एक मैसेज है चाइना को कि तुम अकेले नहीं हो कि आज यूएस के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे तो हम खाली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे, बगे आ रहे। जापान है, इसके अलावा बाकी साउथ चाइना सी में बाकी देश है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ भी भारत ने, फिलीपींस, इनके साथ हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं। तो चाइना को भी मैसेज है कि आज भारत बात करता है तो ताकत से बात करता है, और ये बात निश्चित है कि डिप्लोमेसी अगर आती है तो ताकत से ही आती है, अगर आप कमजोर हो तो आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। सुमित। बिल्कुल, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, इस आप फहरिस्त लगातार में जब जी। हम नाम लेते हैं देशों की, तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि रूस, चीन, इन सब से यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं चीन की, चीन को जिस तरीके से देखते हुए, यानी कि जो उससे व्यापारिक मुद्दे, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब के मुद्दे, जिसमें चीन अपनी तरफ से स्पष्ट तौर पर कह देता है कि हम प्रतिद्वंद्वी नहीं है, हम सहयोगी हैं, बोलने की बात होती है प्रणय, ये भी समझ में आता है। लेकिन जब हाथी और ड्रैगन को साथ साथ चलने की बात आती है, उनकी दोस्ती की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हाथी का अस्तित्व और ड्रैगन के अस्तित्व के बीच ही कहीं इस कूटनीति का जवाब छिपा है। बिल्कुल, हाथी वास्तविक है और ड्रैगन काल्पनिक है। तो ड्रैगन के मूव्स को लेकर आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। वैसे चीन के बीजिंग में अगर आप पैलेस स्क्वायर पे जाएं और पैलेस म्यूजियम में, तो वहां ये बताने की कोशिश की जाती है कि ड्रैगन का जो चित्रण दुनिया में किया जाता है कि वो आग उगलता है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मूर्तियां हैं ड्रैगन की बनी हुई, जो तस्वीरें हैं, उनसे तो पानी निकल रहा है, तो ड्रैगन का गलत चित्रण किया जाता है। और यहीं पे विरोधाभास आपको नजर आता है। जो कुछ आज हुआ है उसे यदि दो शब्दों के अंदर समाहित किया जाए तो उसे कॉशियस ऑप्टिमिज्म या सतर्क आशावाद कहा जा सकता है। आशाएं जरूर हैं, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ में। ये सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान इस समय चीन के कब्जे में है, जिसके अंदर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो अक्साई चीन का एरिया है, जो कि 1962 के बाद से चीन के कब्जे के अंदर है। और भारतीय संसद का ये रेजोल्यूशन है कि वो जमीन हमें वापस लेनी है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, तब तक बिल्कुल ये सोचना कि अब गाड़ी बिल्कुल पटरी के ऊपर 5th गियर के अंदर चलेगी, ये थोड़ा ज्यादा उम्मीदी होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम दिक्कतों और चैलेंजेस के बावजूद, हमें अपने संबंधों का प्रबंधन करना है। और भारत और चीन ने अपने संबंधों के प्रबंधन के अंदर एक परिपक्वता जरूर दिखाई है। अगर आप देखें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, तो भारत और चीन के बीच में इसकी परिपक्वता नजर आई है, क्योंकि हम टकराव के बावजूद बातचीत की मेज के ऊपर आते हैं, हैंडशेक भी होते हैं बातचीत को लेकर। और दोनों तरफ से कहा जाता है कि इस रिलेशनशिप को केवल सीमा विवाद में सिकोड़ना, वहां पर बांधना जायज नहीं है। ज्यादा व्यापक संबंध हो सकते हैं, हम दो पुरानी सभ्यताएं हैं और हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन जो मिलकर काम करने के स्टेप्स हो जाते हैं, वहीं पे चुनौतियां आती हैं। क्योंकि भारत और चीन के कारोबार को यदि देखें, जिस तरीके से अभी बताया जा रहा था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। लेकिन 113 बिलियन डॉलर का जो है, 113 अरब डॉलर का जो व्यापार घाटा है, उसके अंदर हमें यह देखना होगा कि इस व्यापार घाटे के अंदर भारतीय उत्पादों को उतनी तवज्जो और तरजीह चीन के मार्केट में अगर नहीं मिलती है, तो फिर वो एक समस्या का सबब है। अगर बॉर्डर के ऊपर चीन अभी भी ये कहता है कि आप बॉर्डर से अलग हट के देखिए, आप बॉर्डर पे सीमित मत रहिए, आप रिलेशनशिप का ज्यादा व्यापक दायरा देखिए। लेकिन जिस देश ने अपनी जमीन खोई हो, जिस देश को अपनी जमीन की सुरक्षा करनी हो, वो ज्यादा व्यापक दायरे में नहीं देखेगा। उसे सबसे पहले तो अपनी हदों की हिफाजत करनी है। और यहीं पे इसके विरोधाभास जो है वो सामने आते हैं, श्वेता। वाकई, और जिस शब्द का, जिस फ्रेज का आपने इस्तेमाल किया, संबंधों का प्रबंधन, मुझे लगता है कि बहुत सटीक है इस समय अगर हम दोनों देशों के रिश्तों को देखें। लेकिन जनरल सिन्हा, ये एक सैनिक के लिए क्या मायने रखता है? देखिए श्वेता, जब हम सैनिक की बात करते हैं तो हमारे
पीछे थोड़ी सी 40 साल की 4 दशक की एक अनुभव होती है। और उस अनुभव के साथ यदि हम मेच्योरिटी से आगे बढ़ते हैं, तो आज के दिन हम जब इसको देखते हैं, स्पेशली जब 21वीं सदी के 25 साल बीतने के बाद, तो ये चीज यदि आप इसको देखेंगे उस कसौटी के ऊपर में, देखिए कोई चीज भी परमानेंट नहीं होती है, खास करके चाइना के संबंध में। जो हमारी डिफिसिट्स हैं, ट्रस्ट डिफिसिट हैं, ट्रेड डिफिसिट हैं, सिक्योरिटी डिफिसिट है। और हमने पहली बार, ये कभी नहीं हुआ, हमारी 62 से यदि हम लेते हैं और आज तक यदि हम गलवान तक आते हैं, गलवान तक हमारा कभी ये नहीं रहा कि बॉर्डर विल डिसाइड हमारे और आपके रिलेशंस। हम कभी भी इसको नहीं रखे, हम बार बार इसको छोड़ते रहे। 62 में तो हुआ ही, और उसकी बार बार आपको हम लोग या जो सिक्योरिटी से कंसर्न हैं उसको याद दिलाते रहे। मगर अभी पहली बार हुआ है कि बॉर्डर विल डिसाइड एवरीथिंग बिटवीन इंडिया एंड, और यही चीज आज प्रधानमंत्री के संबोधन से मुझे दिखाई दी, जो मैं खोज रहा था कि वो क्या बोलते हैं। वो उन्होंने विश्वास की बात की है, उन्हें संवेदनशीलता की बात की है, सम्मान की बात की, और हम उसको शायद या तो उसकी आकलन नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उतना ही पता है। 2020 में मैं वहाँ था जब ये गलवान हुआ था, और वहाँ पर था जहाँ से उन्होंने एक आवाज़ लगाई थी कि विस्तारवाद का युग समाप्त हुआ। और ये केवल खोखले शब्द नहीं थे, वो शब्द इतने थे कि आपने देखा। और बहुत अच्छी बात आज मैंने सुना आपके ही चैनल में, अभी खुद एक ऑपरेशंस की बात हुई, खास करके जो कैलाश रेंज की बात, उसकी बात परिस्थितियाँ बदली। कैलाश रेंज में हमने जो किया था, उसके बाद एक चीज़ तो उसको समझ में आ चुकी है, और वो हमें मिलिट्री तरीके से, क्योंकि 25 हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं बॉर्डर लेवल पे, वो कोर कमांडर हों, डिव कमांडर हों, ब्रिगेड, और मैंने इसको लंबे समय तक इसको चेयर किया है एज ए MGGS ऑपरेशंस ऑन द नदर्न बॉर्डर्स। तो वो हम जानते हैं कि आप उसको विश्वास नहीं कर सकते, मगर विश्वास के पीछे यदि आप इसको नहीं समझेंगे, जो एक समय की जो धारा है, जो कयानत की एक पुकार होती है, तो आप फिर स्लिप कर जाएंगे। केवल पीछे बातों को लेकर के बैठे रहना, वो आपके पीछे रहे, मगर कहना कि हम नहीं कर सकते, ये कभी नहीं हुआ है। देयर इज नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट होता है। एंड खास करके रणनीति में और राजनीति में यदि चाणक्य नीति से चलें, यदि हम वो लिटिल हार्ट की इसको करें, सुंजू की बात करें, वो दूसरी है जो हम लोग बात करते हैं, खास करके पुराने मिलिट्री वाले जो बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। चाणक्य नीति कहती है कि आप समय की धारा के अनुसार अपने चीज़ों को करिए, और कोई ऐसा नहीं कि आपने खोल दिया। आज भी यदि हमें एवरीथिंग, वो चाइना ट्राई कर रहा, वो हम जो कहते हैं कि एवरीथिंग विल डिसाइड ऑन द बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर में भारत डिप्लॉयड है, चाइना डिप्लॉयड नहीं है, और हम 40 साल से डिप्लॉयड हैं। और ये मैं ऐसी खोखली बात नहीं कर रहा जी, ये हमने जमीन पे, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ एज ए ऑपरेशन, और हम जमीन पे जितना है, चाइना नहीं है। और ये बात गलत है, वो चाइना बाद में आया, और केवल दूसरी बात बार बार कहते हैं इसको, वर्डिंग्स हैं वो कि डी एस्केलेशन है, डी इंडक्शन है, ऑल दोस थिंग। हम तो अभी भी डटे हैं और कभी निकलेंगे नहीं वहां पर। तो ये वो कंसर्न चाइना की है। ठीक है, अहम बात है जो आप कह रहे हैं। आप सीधे टियानजिन से हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, जहां पर भारत चीन रिश्तों की बात हो रही है, क्या रूस चीन भारत एक साथ आ सकते हैं उसकी बात हो रही है, और उसके साथ ही SCO की भी बात हो रही है। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पर चीन ने अलग अलग हिस्सों में अपनी AI की ताकत को प्रदर्शित किया है। मसलन ये जो मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, उसके ज़रिए आप अलग अलग सेंस, यानी कि आपको खुशबू भी आती है उन तस्वीरों की। ये कैसे आती है, ये चीज़ें पूरा एक्सप्लेन करने की बात है, लेकिन मैं आपको उस रोबोट से मिलवाती हूँ जो यहाँ पर इस मीडिया सेंटर में पत्रकारों का स्वागत करती हैं। SCO की समिट में सबके मन में ये सवाल है कि यहाँ से क्या होगा, महाशक्तियों के महामिलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे देश हों जो एक दूसरे को उतना पसंद भी ना करें, लेकिन एक कोई है जिसे सब पसंद कर रहे हैं, और वो है स्याओ हे, जिसे यहाँ पर मीडिया के स्वागत के लिए रखा गया था। इनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे दबाकर उससे कोई सवाल पूछूं, तो फिर कोई जानकारी उनकी तरफ से हमें मिल सकती है। हेलो स्याओ, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग?
great this morning. Thank you for asking. How about you? My name is Shweta. I have come from India. Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. How can I assist you today? What are your expectations of SCO? The Shanghai Cooperation Organization aims to uphold mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations, and the pursuit of common development among member states. It focuses on strengthening regional cooperation across various fields while maintaining peace and stability. अब जाहिर है कि कठिन सवालों के जवाब न तो कूटनीति से निकलते हैं, न शायद इनकी जुबान से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक की ये मिठास सभी देशों के बीच घुलेगी, कोशिश यहाँ उसी की है। और श्वेता सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग, करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई, ये मीटिंग हुई, उसके बाद हैंडशेक की तस्वीरें और व्लादिमीर पुतिन कल जो बातचीत होनी है उसकी हम पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आखिरकार कल भी कितना महत्वपूर्ण होगा एससीओ समिट का ये दिन, जब प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। और भारत और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों तरफ से 2 बयान दिए गए हैं, वो भी रिश्ते सुधारने की दिशा में काफी सकारात्मक है। इस पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने चीन की एक पत्रकार अंजलि से बात की है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। भारत और चीन के बीच जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई, उम्मीदें कितनी, क्या निकलेगा, वो सारी चीज़ों के साथ इनसे बेहतर नहीं हो सकता कि मैं किसी और से बात करूं, क्योंकि ये पत्रकार हैं यहाँ पर, लेकिन हिंदी बोलती हैं। और मुझे लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते, जो आज ड्रैगन और एलिफेंट की बात की गई है, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जैसे मोदी जी 2 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों 2 पड़ोसी देश है ना, हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलकर काम करते हैं तो ज़रूर बहुत सबसे मजबूती शक्ति होगी। आपका नाम, आपका हिंदी नाम क्या है? मेरा हिंदी नाम अंजलि है। अंजलि है। हाँ। और आपका चीनी नाम क्या है? जांग xiao चीनी नाम। मैं चीन में क्यों ऐसा होता है कि 2 नाम, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं पूछती हूँ, कुछ बोलते हैं मेरा अंग्रेजी नाम ये है। क्योंकि शायद चीनी का ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, इसलिए तो एक विदेशी नाम भी आपको आसान याद करने के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि शी जिनपिंग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा आसान किया जाए यहाँ पर, क्योंकि दोनों के रिश्तों में बहुत सारा, एक मैं कहूँ कि थोड़ा मिसट्रस्ट भी रहता है, थोड़ा सा एक आशंकाएं भी रहती हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर की जो चीज़ है वो मसला सुलझा नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर भी चली आ रही है, जैसे हमारा बीच ये सिटी फ्लाइट भी शुरू होने वाला है और भारतीय सरकार हमारे लिए पर्यटक वीज़ा भी खोला और इस तरह के बहुत अच्छी खबर लगातार आ रही है। उम्मीदें हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें। जी बिल्कुल, ये दिन हम तो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे थे, आखिरकार ये दिन आ गया है। और एससीओ की बैठक के साथ ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, वो आगे रंग लाएगी। जी बिल्कुल, ये ज़रूर कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल होगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बाद में क्या घोषणा होगा, लेकिन ज़रूर अच्छी खबर आएंगी।
हालांकि आम लोगों की जो राय होती है उसकी कूटनीति में कितने मायने होती है एम्बेसडर डोगरा, ये बात एक जगह पर है। लेकिन आपको वाकई ऐसा लगता है कि जो मंशाएं, जिन मंशा की जिक्र चीन की तरफ से की जा रही है, जिन चीज़ों की बात उसकी तरफ से की जा रही है, जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात बार बार वो करता है, उन सब पर कम से कम, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमें अलग अलग बॉर्डर पर सतर्कता रखनी है, लेकिन चीन के साथ संबंधों को मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से रखना है? मुझको ये ऐसा लगता है कि कहीं ये टैक्टिकल मूव तो नहीं है चीन की तरफ से, क्योंकि चीन देख रहा है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते किस मोड़ पे हैं अभी, और उसके लिए ये एक अच्छा मोमेंट है कि जब वो भारत को अपने खेमे की तरफ लाने की कोशिश करे, खींचने की नहीं, लाने की तरफ कोशिश करे। तो भारत खूब जानता है कि ये टेम्पररी है, मोमेंट्री है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया, आपके साथी संवाददाता प्रणय ने भी जिक्र किया कि काफ़ी तरफ से भारत को एक शिकायत है ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। ट्रेड में हम बार बार उनको कहते रहे हैं कि भाई $100 बिलियन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, आप कम से कम नॉन टैरिफ बैरियर्स तो हटाइए आपने। वो उसमें कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो ये भी कर रहे हैं कि जो एप्पल में इंजीनियर्स भेजे थे इन्होंने इंडिया में, उनको विड्रॉ कर लिया है। सो मुश्किलें तो हैं और मुश्किलें रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है, एक तो हुआ देश का और दूसरा लीडरशिप का। माओ और शू एन लाई ने जो 1962 में किया था वो सबसे ज़्यादा विश्वासघात था इंडिया के लिए। उसके बाद छोटे मोटे किस्से होते रहे चीन की एग्रेशन के, पर 2013 से जब से शी प्रेसिडेंट बने हैं, एक के बाद एक एग्रेशन होता रहा है भारत के खिलाफ। तो इतना पहले कभी नहीं था, डेंग सियाओपिंग के ज़माने में नहीं था। तो शी की पर्सनालिटी एग्रेसिव, वो एग्रेशन जो है तो बाकी देशों के साथ जिनके साथ इन्होंने टेरिटोरियल समझौते किए, हर सेंट्रल एशियन कंट्री से इन्होंने ज़मीन खींची है, सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा, तो हर सेंट्रल एशियन कंट्री से ये शी के ज़माने में हुआ। तो लोग कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, मैं कहूँगा कि वेरीफाई करो, बार बार वेरीफाई करो, फिर ट्रस्ट की बारी आएगी। और इसमें यही बात गौरव की भारत भी जिस तरीके से इस पूरी मुलाकातों को डील कर रहा है, दिखा रहा है, कोई सेलिब्रेटरी टोन नहीं है भारत का कि भाई चीन मिलना चाह रहा है, रूस मिलना चाह रहा है। देखिए तो दुनिया मतलब सारी शक्तियां चाह रही हैं कि हम सब भारत के साथ इस समय खड़े हुए दिखाई दें। भारत जिस तरीके से इन सभी मुलाकातों को कर रहा है, और जैसे हम सबको भी बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि इसे एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाए, उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यही संकेत चीन तक भी जाते हैं। श्वेता बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो भारत का पक्ष है वो यही है। भारत तो हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन क्या वो देश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं? वो भी तब जब हम 7.8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस क्वार्टर की ही अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हमें डेड इकोनॉमी बोलते हैं, और ये हमारे विकास की रफ्तार है। चीन हमारे साथ केवल कुछ अपने अगर हित साधने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी देखिए कि भारत भी अपने हित साधने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गूंगी गुड़िया बनकर यहाँ आए हैं और हमें नहीं मालूम कि भारत के हित में क्या है। बहुत साफ है, भारत अपना हित देख रहा है। रूस से अगर ईंधन लेने में हमारा हित सधता है तो भारत लगातार रूस से ईंधन ले रहा है, अमेरिका के दबाव में लेना बंद नहीं किया। चीन के साथ भी जो क्विड प्रो को ऑपरेशंस हुए थे उसमें साफ तौर पर भारत ने दिखा दिया हम कितनी बड़ी शक्ति के रूप में युद्ध के मैदान में भी हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में अगर चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ भी आ गए, उसके बावजूद भारत का पलड़ा भारी था। हमारी
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात हो, आकाश तीर सिस्टम की बात हो, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, या फिर जिस तरह से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो भारत की सैन्य शक्ति और सामरिक क्षमता को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अगर वो 7.8 की रफ्तार को मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको अमेरिका भी चाहिए, चीन भी चाहिए और जापान भी चाहिए। जापान के साथ जो भारत के संबंध बहुत अच्छी तरह से सुधर रहे हैं वो भारत के लिए एक ईंधन के रूप में काम करेगा। रूस से जो ईंधन आ रहा है बिल्कुल उसी की तरह। तो आप अपने देश के लोगों के लिए दाम कम रख सकेंगे। चीन के साथ अगर संबंध सुधरते हैं तो इससे भारत का भी फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत आंख बंद करके चीन के साथ संबंध सुधार रहा है और वो 60 के दशक के हिंदी चीनी भाई भाई की स्थिति एक बार फिर आ गई है। सब कुछ आंख खोल कर हो रहा है और भारत के हित को सर्वप्रथम रखते हुए इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। आप और मैं दोनों ही उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग में थे जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत का हित जहां सधेगा भारत उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। वाकई भाई कहना सही है, लेकिन उन भावनाओं में बहना नहीं है। ये भारत अच्छी तरीके से जानता है। जो कूटनीति है या फिर देश की रक्षा है वहाँ पर भावनाएं नहीं बल्कि देश सर्वोपरि होता है, जैसा कि गौरव भी कह रहे हैं। जनरल संजय सोई, एक दूसरी चीज़ जो अच्छी चीज़ है कि भारत आज की तारीख में जिस भी देश से जैसे रिश्ते रखने चाहे अपने राष्ट्र हित को देखते हुए, उसमें मेक इन इंडिया का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसकी बड़ी अहम भूमिका है। अगर डिफेंस में हम अपनी जो रक्षा प्रणालियां हैं, जो हथियार हैं, उपकरण हैं, वो सब खुद बनाने लगे हैं तो हम फिर देशों के साथ रिश्तों में सतर्क हो ही जाते हैं। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, बहुत अहम बात आपने कही कि देखिए आज आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेड इम्बैलेंस है, अगर 127 करोड़ में 113 करोड़ चाइना का एक्सपोर्ट है और भारत का खाली 14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास आता है। यहाँ पर तोड़ने के लिए सिर्फ आज का जो युवा है, भारत एक युवा देश है, 50% आबादी 25 साल से कम है। आज यही भारत का भविष्य, जो स्टार्टअप्स हैं, जो ग्रोथ रेट है, जो चल रही है लगातार, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात हो रही है। हालांकि इसके ऊपर अभी काफी काम अभी भी बाकी, सरकार ने पॉलिसी बनाई है लेकिन लोअर लेवल में अभी भी काफी हिकअप्स रहते हैं, लोगों को दिक्कत आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये इश्यूज को हमने सॉल्व करना है, एक इनपुट कॉस्ट को कम करना है ताकि हम सस्ता माल बना सके, कॉम्पिटिटिव बना सके। आज देखिए श्वेता जी, अगर चाइना से माल आता है, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि हमारे मैन्युफैक्चरर कहता है यार मैं फैक्ट्री बंद करूं, चाइना से कंटेनर लाके यहाँ बेच देता हूँ, चाइना से माल लाके तो भी इंडिया में बनाता हूँ, उससे सस्ता माल यहाँ बेच देता है। तो ये वो आदमी इजी देखता है, कहता है इसमें बड़ी आसानी है। यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है, सरकार को भी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी हमारी फैक्ट्रियों की, हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर है उनकी। और डिफेंस सेक्टर की जैसे बात बताई आपने, बहुत अहम है। जीरो से लेके आज 23,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, 50,000 करोड़ तक ले जाने का विचार है 2030 तक। और जिसमें आप देखिए चाइना के पास फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस सप्लाई की है, फिलीपींस को और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई हो रहा है। तकरीबन 115 देशों से ज्यादा को हम डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है, जिससे ना केवल हमारे देश के अंदर हथियार बनते हैं और लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम रहते हैं। जैसे रशिया अगर हम देखें 3 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ पा रहा है क्योंकि वो हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। जब लड़ाई छड़े तो अब हम पीछे नहीं देखेंगे, भैया मुझे अम्यूनिशन दे दो। अमेरिका ने तब आके फेर लिया, किसी दूसरे देश ने रेट 3 गुना कर लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। और जरूरत हथियार बनेंगे, हमारी जरूरत के हिसाब से बनेंगे, हमारी भौगोलिक स्थिति हमारी सेना के हिसाब से बनेंगे, जो कि और ज्यादा बनेंगे तो सस्ते बनेंगे, हमारे कम बजट में ज्यादा हथियार हमारी सेनाओं को मिल पाएंगे। और जिन देशों जरूरत के हिसाब से भी, और युद्ध के समय कोई देश की हैसियत ऐसी ना हो जो कह सके कि जाओ हम नहीं देते तुमको हथियार, क्योंकि हम खुद अपना बनाएंगे, हम खुद अपनी चीजें ऐसी रखेंगे। और भारत ने उस दिशा में बहुत मजबूत कदम रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर जो बातें शी जिनपिंग के साथ मुलाकात को लेकर रखी गई हैं, बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद है ये सकारात्मक संबंधों पर बात हुई है, सरहद पर शांति और सौहार्द बनाने पर सहमति है। भारत और चीन के सकारात्मक संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें लिखी गई हैं। और इसमें प्रणय, ये जो बातें हैं
ये एजेंडे पर रही दोनों देशों के? शी जिनपिंग की तरफ से भी जो बातें सामने रखी गई हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, यानी कमोवेश जो कल से हम जिन जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, इसका टोन और इसका कंटेंट वही है। देखिए, टोन और कंटेंट के साथ साथ जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमने चुनौतियों की बात कर ली, हमने सतर्कता के लिए भारत को किन चीजों को लेकर आगाह रहना चाहिए उन पर चर्चा की, लेकिन इसमें आशावाद कहाँ आता है? क्यों भारत चीन की तरफ मुड़ रहा है और चीन भारत की तरफ मुड़ रहा है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैश्विक स्तर के ऊपर इस समय जो स्थितियां नजर आ रही हैं, कोविड के बाद से जियोपॉलिटिक्स की जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, उसमें ये दोनों तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाएं यदि अपने बीच में अपनी साझेदारी को बढ़ाती हैं, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। भारत से यूरोप या कि दुनिया के किसी दूसरे देश के लिए सामान को निर्यात करना ज्यादा कठिन है या महंगा है बनिस्बत अगर हम चीन के बाजार के अंदर अपने सामान को भेजें। और उसी तरीके की स्थिति चीन के लिए, चीन को अपने ठीक बगल के अंदर इतना बड़ा बाजार यदि मिलता है, तो जाहिर तौर पर ये कारण है कि चीन अपने आप को हेज करने की कोशिश कर रहा है। चीन को यदि भारत जैसा बड़ा बाजार मिल जाता है, तो उसके यहां पर अभी जो इस समय स्थिति आ रही है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। भारत में ईवीज जो हैं, वो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट सियाम की आई है, उसके मुताबिक अभी भी भारत के अंदर जो ज्यादा चलन है वो पारंपरिक जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स हैं, या फिर जो सीएनजी व्हीकल्स हैं उनका है। ईवीज अभी भी उतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। जबकि चीन, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, वहां का जो सबसे बड़ी कार मेकर है, बीवाईडी कंपनी है, उसके यहाँ पे स्थिति ये आ चुकी है कि बीवाईडी कंपनी को नाइट शिफ्ट बंद करनी पड़ी है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन सामान वो इस रफ्तार से बनाते देता है कि कई बार जो है वो सामान फिर उसके बाद डंप होने लग जाता है। और ये हाल ही में हमने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, चीन के अंदर एवरग्रांड जैसी कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी चीन की रियल एस्टेट सेक्टर की, उसको दिवालिया घोषित करना पड़ा क्योंकि वहां पे क्राइसिस हो गया है। मकान इतने ज्यादा बना दिए गए कि मकानों के अब लेवाल नहीं है, उनके खरीदार उस तरीके से नहीं बचे हैं। बीवाईडी के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसे में चीन की कोशिश होगी कि भारत का ईवी का बाजार यदि उसके लिए खुल जाता है, तो उसके लिए बल्ले बल्ले की स्थिति होगी। इसी तरीके से चीन के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका संबंध सुधार के बाद यदि उनके लिए दरवाजा खुलता है भारत का, तो चीन की कंपनियों के वारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन इसके पलट भारत ये चाहता है कि कम से कम व्यापार और कारोबार, जैसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, दोनों पक्ष में होना चाहिए। भारत बहुत लंबे समय से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहा है चीन से, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए, भारत की जो जेनरिक दवाएं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है ये, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन अपनी दवाओं के लिए भारत चीन के बाजार के अंदर, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, थोड़े दिन पहले जब आप यहाँ जहाँ गई थी तिब्बत के अंदर कैलाश मानसरोवर के लिए, लासा में यदि आप जाएं तो वहां ब्लैक के अंदर, जो ब्लैक मार्केट के अंदर भारत की दवाएं वहां पर पहुंचती हैं, स्मगलिंग से पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं कहना मुश्किल है, लेकिन भारत की दवाएं पहुंचती हैं वहां पर। तो ऐसे में जब दरवाजे ठीक तरीके से खोले जाएंगे, व्यापार और कारोबार को लेकर एक समझदारी बनेगी और आपसी जो कारोबार है उसको बढ़ाया जाएगा, तो इसमें दोनों का फायदा है। और यही कारण है कि पश्चिम के देशों से के प्रति की जो बढ़ती हुई जो हेजिंग है, या कह लीजिए जो दबाव बढ़ रहा है चीन के ऊपर, ऐसे में चीन का फायदा है कि वो भारत के साथ मिलकर कारोबार करे। और उसी तरीके से भारत के लिए भी ये लाभदायक है कि अगर भारत और चीन मिलकर भारत के उत्पादों को यदि बड़ा दरवाजा मिल जाता है, साथ ही इंडस्ट्री के लिए यदि कोलैबोरेशन हो जाता है, इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते श्वेता कि चीन ने बीते 30-40 सालों के दौरान जो उत्पादों के लिए बाजार, अर्थव्यवस्था के हिसाब से समन्वय और सहयोग की बात जो कि शी जिनपिंग भी कह रहे हैं, जनरल सिन्हा, लेकिन उसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि सीमा को लेकर भी, सीमा पर जो चीज़ें, जो सौहार्द, जो संबंध, उन सारी चीज़ों की बात हो रही है, उसमें वो शामिल है। मतलब चीन भी इस बात को कह रहा है अगर, और भारत की तरफ से एक्नॉलेज हो रहा है, यानी भारत हर चीज़ को लेकर, वो विभाजन नहीं होगा कि ये सैन्य है और ये व्यापारिक है, सारे रिश्ते एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी बात आगे बढ़ती रहेगी। श्वेता, एब्सोल्युटली जो आप बात कह रही हैं, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि एससीओ की मीटिंग में चले गए प्रधानमंत्री डायरेक्ट, ये एक लंबा है, कजान के बाद जो चीज़ें हुई हैं, खास करके जब वांगी यहाँ आए थे और उस समय दो बातें हुई थी, वहाँ WMCC की भी बैठक हुई थी और बॉर्डर टॉक के ऊपर भी बात हुई थी। और इसके अलावा जो वहाँ से बॉर्डर से आ रही हैं खबरें, जो हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाती हैं, वहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं, वहाँ से आपको एक्चुअली बॉर्डर ही डिसाइड करता है कि आपकी रिलेशंस क्या हैं चाइना के विज़न। क्योंकि जब आप बैठते हैं, सामने देखते हैं, आई टू आई बॉल है आज के दिन, तब आप उसको देखते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या एक्चुअली व्हाट इट मैटर्स, क्या चीज़ है। और उसकी जो छन के आती हैं,
चीज़ें, खास करके WMCC जो नई ये है और बातचीत जो हो रही है, उसमें 2 बातें आई हैं सामने। एक ये है कि चाइना इन्होंने स्वीकार कर लिया है ये चीज़ को कि बॉर्डर को रिजॉल्व करना, स्वीकार करना एक बात है, हमने उसको कहा है कि यही चीज़ डिसाइड करेगा। बॉर्डर यदि हो जाता है, 14 देश के साथ उनके बॉर्डर थी, 2 के साथ ही बचा है, भारत है, एक बात ये आपका भूटान है, और सबसे उन्होंने रिजॉल्व किया है। और भारत ने ये क्लियर कर दिया है WMCC की मीटिंग में कि हम ठीक है, हम मिल रहे हैं, बिकॉज ये समय की नज़ाकत है, मगर यही चीज़ आपको डिसाइड करेंगे। ये कहना कि हम केवल अपने व्यापार के लिए खोल दें, ठीक है, व्यापार के लिए जो टाइम बिंग उन्होंने मैग्नेट देना शुरू कर दिया है, आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स है, आपको बोरिंग मशीन्स दे रहे हैं, जो टनल मशीन्स हैं, दैट इज ओके, वो दिखाई देती है। बट जो उन्होंने 2 बात आप देखिए, ध्यान से इसको पढ़ने की चेष्टा और इसके सही बात है। जब भारत ने अपने दोस्त देश अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जब कहा गया, तो भारत ने कहा कि हम अपने किसानों के हित के बारे में पहले सोचेंगे, हम किसी बात पे झुकने वाले नहीं हैं। तो जो एग्जैक्टली दोस्त देश नहीं भी है, उसके साथ संबंधों में भारत की सतर्कता, भारत की सूझबूझ और समझदारी आप समझ सकते हैं।